आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सत्र के अंत में 1990 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी डॉक्टर M.R. बालोच साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन स्तरीय अधिकारी डॉक्टर बालोच साहब वर्तमान में आफरी जोधपुर में बतौर निदेशक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले बालोच साहब ने 2011 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में समन्वय समिति सदस्य के रूप में GIS पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और दार्जिलिंग सर्किल पश्चिम बंगाल में वन्य जीव संरक्षण व वन संरक्षण के लिए भी आप कार्य करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। माननीय बालोच साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आए और अपने उद्गारों से हमें हमारा पथ आलोकित करें। स्वागत है सर। माइक प्लीज ऑन माइक। हाँ, धन्यवाद कुलदीप जी। सभी को नमस्कार, स्वागत है सर। मैं सबसे पहले श्री जंबेश्वर भगवान, इमरता देवी जी और टोटल जो 363 शहीद हुए थे खेजड़ी के लिए विश्नोई समाज के लोग, उन्हीं को वंदन करता हूं। साथ ही मैं स्वर्गीय श्री जेठाराम जी को वंदन करता हूं, जिन्होंने 2016 में ये संगोष्ठियां शुरू की और तभी से मुझे इसमें जोड़ रखा है। क्योंकि समय का अभाव है और मैं देख रहा था बहुत सारे उत्सुक वक्ता लोगों ने काफी जांबानी साहित्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में और उसकी महत्वता बताते हुए अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, जो बहुत ही एजुकेशनल और अनुकरणीय है। खासकर डॉक्टर अनिल छंगानी जी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी से आते हैं, फिर डॉक्टर सुमित डाकिया इंद्रप्रसाद कॉलेज दिल्ली से आते हैं, फिर RK विश्नोई जी दुबई से बोले, पुष्पा विश्नोई जी बोली बावड़ी से, राहुल विश्नोई पांडिचेरी से, जयशंकर जी और लास्ट में भंवरलाल उमरलाई ने अपने अपने विचार रखे। तो अध्यक्ष का काम ये होता है कि जो लोगों ने विचार रखे हैं उसका सार बोलना। मैं तो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा सार बोलूंगा और 5-7 मिनट लेके इस सेशन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद में और भी वक्ता है। पर्यावरण दिवस आप जानते हैं कि 1972 में शुरू किया गया था और इसका होस्ट इस बार पाकिस्तान है और इसका इस बार जो स्लोगन है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम एक यूनिट होती है, जो एक छोटा इकोसिस्टम एक खेत हो सकता है, एक तालाब हो सकता है, एक थड़ी हो सकती है। बड़ा इकोसिस्टम एक डेजर्ट हो सकता है, पूरा हिमालय हो सकता है, एक क्लाइमेटिक एरिया हो सकता है। ये सब मानव ने नष्ट कर दिए हैं, इनको वापस रीस्टोर कैसे करना है, पुनर्जीवन कैसे देना है, वही इस साल का पर्यावरण दिवस का सार है। और वो सार या इकोसिस्टम रीस्टोरेशन का जो कंसेप्ट है उसको जांबानी साहित्य से हम जोड़ करके आज चर्चा कर रहे हैं। जांबानी साहित्य ने कैसे इसका समाधान पहले से ही 550 साल यानी 536 साल पहले से ही इसका खोज रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे कहते हैं ना कि जो कोई भी आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तो आदमी उसके आविष्कार खोजते हैं और आविष्कार होता है। यहां मैं ये कहूंगा कि बिना पर्यावरण के खतरे सामने देखते हुए उस टाइम, तब पर्यावरण पर इतना संकट नहीं था, जाम्बो जी थे तब कोई आविष्कार की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जाम्बो जी ने उनसे पहले 500-550 साल पहले ही सोच लिया था। भविष्यवाणी करना, या जो हमारी मारवाड़ी बोलना है आगम बाखना, आगे की चीजों की वर्णन करना या उनका पता करना और उनका उपचार बताना, तो उन्होंने पहले ही आविष्कार कर दिया था कि हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट होगा और उसको ठीक करने के लिए हमें ये करना चाहिए। और उन्होंने 29 नियम दिए और इस नियमों की हम लोगों ने सबने व्याख्या की और इस व्याख्या में ये भी बताया कि विभिन्न दोहों के माध्यम से कि किस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए।
मैं जो डॉक्टर सुमित दोकिया जी ने बोला है गोडाउन पर, बहुत अच्छा बोला। ये एक मुझे लगता है कुछ वर्षों साल बाद में हम ये नहीं देख पाएंगे गोडाउन। मैं गोडाउन एरिया का हूँ, मेरा गांव सोनू है जैसलमेर में, जो मेरे से 10 किलोमीटर दूर एक सेवन घास का मैदान हुआ करता था, अभी भी है। वहां मैं खुद जब केर लेने जाता था, गोडाउन देखता था। और अभी जब गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं तो वहां पूरे पंखे और तारों के जाल पड़े हैं। और पहले तो ये लोगों को बताया गया था कि बड़े बड़े पंखे हैं, नीचे कुछ खराबी नहीं होगी, परंतु देखा छोटी छोटी इतनी हजारों लाइनें गुजार दी है, कभी छोटी गाड़ी या ऊंट गाड़ी वाला भी वहां से नहीं गुजर सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक उपजाऊ जो सेवन घास का मैदान है उसको कैसे इन्होंने बंजर मान के और ये जो पंखे लगाने दे दिए। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और हमारे यहाँ राजस्थान में एनजीओ स्ट्रांग नहीं है। हम लोग या तो भगवान पर छोड़ देते हैं, अरे कोई अगर चोरी करता है, बदमाशी करता है, अरे टाल दो, भगवान देखिए। अरे क्या भगवान देखेगा? आप आंदोलन करिए। हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, हम आंदोलन नहीं करते, हम शांति प्रिय लोग हैं। मुझे लगता है कि जब ये सिलेक्शन होता है साइट का कि जहां पंखे लगाने हैं या सोलर लगाना है सिस्टम, तो वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी, भले वन विभाग वाले हो, भले आईएएस हो, भले कोई रेवेन्यू के ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन, उनके हाथों में नहीं देना चाहिए। मैं एक खुद ब्यूरोक्रेट हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सोसाइटी की कमेटी बनानी चाहिए जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, और ऐसी जगह सेलेक्ट करे जहां किसी एनिमल का हैबिटेट नहीं हो। ये गोडाउन का क्रिटिकल हैबिटेट है। जो डूकिया जी ने बताया कि 20% गोडाउन डीएनपी के अंदर रहते हैं, दूसरे सब तो बाहर रहते हैं। विश्नोई समाज जो सदियों से प्राणियों की रक्षा करता आया, वहां तो उस टाइम प्रोटेक्टेड एरियाज थोड़े थे, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है। ये तो हमारे इसमें आए हैं अभी वाइल्ड लाइफ एक्ट में। तो जंगलों से बाहर जहां भी प्राणी है वहां ही रक्षा पहले ही होती आ रही है। जाम्बो जी ने उसी के लिए बोला है। आजकल हम कंजर्वेशन एरिया, कम्युनिटी कंजर्वेशन एरिया, एक वक्ता ने बोले थे कि जितने कम्युनिटी कंजर्वेशन एरिया है वो सब विश्नोई एरिया में। बात सही है, क्योंकि जहां जहां उनको रक्षा मिलती है वहीं प्राणी पनपते हैं। मुझे जो मांझू जी है, आपके विश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं, राम स्वरूप जाम्बू जी ने एक स्टोरी बताई कि कैसे शायद या तो 65 का वार है या 1947 का बंटवारा है भारत का। बीकानेर के बॉर्डर एरिया में कुछ विश्नोई गांव थे, उनको आर्मी ने बोला कि यहां से शिफ्ट करो, तो वो नहीं शिफ्ट होना चाहते थे, परंतु मजबूरी थी, देश का मामला था, बंटवारा था। तो पूरे विश्नोई रात में अपना बैलगाड़ी सामान ले करके चुपके से शिफ्ट किए बॉर्डर एरिया से अंदर की तरफ, बीकानेर की तरफ। और देखा गया कि कैसे वहां के जो ब्लैक बक और चिंकारे, हम गलती से चिंकारा बोलते, चिंकारा नहीं है, छिंकारा है, क्योंकि छींक खाता है इसलिए इसका नाम दिया चिंकारा। तो चिंकारे और दूसरे जो ब्लू बुल है, नीलगाय और दूसरे प्राणी टोली टोली करके, लाइन करके विश्नोइयों के कारवां के पीछे लगते हुए आए। और ये दृश्य उस टाइम के जो आर्मी अफसर हैं, वो अभी जिंदा है, उन्होंने मांझू जी को बताया कि कैसे वो भी शिफ्ट करके जहां विश्नोई बसे वहां आ गए। क्या एक घटना है, ये एक नोट करने लायक घटना है कि अपने आप विश्नोई लोगों को तो ऑर्डर दिया गया, आर्मी ने कहा यू शिफ्ट एंड यू शिफ्ट टू द न्यू प्लेस, परंतु प्राणियों को तो किसने ने कहा था? जो वहां गांव खाली हुए रातों रात चुपके से शिफ्ट हुए थे, प्राणियों को कैसे भनक लगी कि हमारे पालनकर्ता और पालनहार है जो ये जगह छोड़ चुके हैं, तो हम यहाँ सुरक्षित, हम भी छोड़े, और पूरे वो प्राणी आ गए। तो मेरे ख्याल से जिस आर्मी अफसर ने ये देखा, नोट किया, उसको तो ये लिखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो इसके अलावा मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हमारे सरकार ने भी काफी प्रयत्न किए हैं, परंतु वही है कि सरकार के प्रयत्न अधूरे रहेंगे, क्योंकि सरकार कितनी है, 1% कर्मचारी होते हैं, 2% कर्मचारी होते हैं, 80-99% तो पब्लिक है। पब्लिक को शामिल नहीं करेंगे तो बंदूक और डंडे के बल से आप कुछ लोग ये प्राणियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंगाल में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक कंसेप्ट शुरू हुई थी 1972 में। डीएफओ थे अजीत बनर्जी। उन्होंने देखा मैं डंडे से
खाकी कपड़ों से जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, तो गांव वालों से बात करके आराबारी एक जगह थी और जंगल की रक्षा करवाई गांव वालों से, उनको कुछ बेनिफिट दिए कि भाई तुम सूखी हुई लकड़ी ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, तुम्हें कुछ हम ऐसी चीजें देंगे, काम देंगे और तुम लोग जंगल को मत काटो। तो पब्लिक ने जंगल रखवाली की और एक सुंदर जंगल पैदा हो गया और सरकार ने सराहा। फिर सरकार ने ऑर्डर किया कि 25%, बाद में 50% नेट रेवेन्यू उन गांव वालों को दिया जाने लगा और वो एक कंसेप्ट कहलाई साझा वन प्रबंध या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो पूरे इंडिया में 1990 में भारत सरकार ने ऑर्डर किए और बंगाल सरकार ने भी उससे पहले ऑर्डर करके उसको एक लीगल जामा पहनाया और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जहां भी जंगल की रक्षा होती है, मैनेजमेंट है, वो लोकल कम्युनिटी को शामिल रख के ही किया जाता है, नहीं तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। और हमारा बिश्नोई समाज, इन्होंने ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 5.5 साल से पहले से शुरू कर दिया था। तो कितने तत्वज्ञानी थे जाम्बू जी कि उन्होंने सोचा था कि आगे आने वाले टाइम में ये समस्या आएगी और इसको किस तरह से हमें समाधान करना है। हमारे कुछ साथियों ने बोला है कि जनसंख्या नियंत्रण, जो एक बहुत अच्छी बात है, बिना जनसंख्या नियंत्रण के कुछ होगा ही नहीं। और हमारे सुमित दुकिया जी ये भी बोले थे 16-17 में एसी ने ऑर्डर किया था ये देव वन या ओरण या गोचर भूमि रखवालना और इनका संरक्षण करना। तो इसमें मैं बता दूं कि हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत ही रिकॉर्डेड कम है ओरण और गोचर, और वास्तव संख्या में बहुत है, लाखों में। टोटल भारत में लगभग 18-19 हजार ओरण गोचर ही रिकॉर्डेड है, जिसके बारे में किताबों में वर्णन मिलता है, परंतु दूसरे सब अवर्णित है। जबकि ये लगभग जितने, जिसे बताया कि एक गांव में एक ओरण या गोचर होगा या होगा, तो जितने गांव हैं उसे लगभग उतने हैं या डबल ओरण गोचर होंगे। इसके लिए पॉलिसी नहीं है, इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए। हो चुका है, इनकी जैव विविधता खत्म हो चुकी है और इस बार का पर्यावरण का संदेश यही बोलता है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करिए, यानी ओरण और गोचर है, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, इनकी हमें इनका पुनरुद्धार करना चाहिए, ये सरकारी संस्थाओं द्वारा प्लस हमारे कम्युनिटी के प्रयत्नों द्वारा। तो मैं इससे अधिक समय नहीं लूंगा। हमारा थल है, मैं एक और बता दूं कि जितना हिमालय इंपॉर्टेंट है उतना थल हमारा है। हमारा थल रेगिस्तान है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, आप थार मत बोलिए, थार हमारा शब्द नहीं है। आप जैसलमेर में जाइए, बाड़मेर में जाइए, सिंध में जाइए, वहां बोलिए कि थार क्या है। बाड़मेर में, जैसलमेर में बुढ़ा 90 साल का आदमी भी नहीं बता पाएगा थार कहाँ है और क्या है। अगर आप बोलो थली तो साहब वो हमारे गाँव रखनी थली है, वो सब थली है। इसका मैंने एक अध्ययन किया कि यार थार बोलते हैं, लोगों को पता नहीं थार क्या है। तो बाद में पता चला कि स्थल का एक अपभ्रंश रूप है, थल बोल दिया, थल। फिर मारवाड़ी में और हमारी भाषा में गुजराती ल को एल को अड़ कहते हैं, थल। अंग्रेजों अड़ नहीं लिख सकते तो थर लिख दिया और हम लोग थार करते आ रहे हैं। तो हमें जहां तक कोशिश होनी चाहिए, ब्रैकेट में थल को लिखना चाहिए थार की जगह। ये हमारी मूल संस्कृति है, मूल शब्द है। थार शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो इस थार में वही जैव विविधता है। क्या आपको हिमालय में खेजड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या आपको हिमालय में केर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको क्या यहाँ की जो एक खुम्बी होती है वो समुद्र में मिलेगी या आपको वहां मिलेगी? आपको अंडमान निकोबार में नहीं मिलेगी। तो कुछ विशेषताएं होती है कुछ एरिया की। और हमारी जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है जंगल की, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेजिटेशन, whether particular spot is having vegetation or not, but it is recorded as a forest, then it is forest। और उसमें वही नियम लागू होंगे जहां सघन वन है, जानवर है और एक खाली जगह, वो भी वन माना जाएगा। अपराध बराबर है उस अगर एरिया में किया जाए। तो मैं आयोजकों को, खासकर डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी जिन्होंने मुझे वर्थ समझा इसमें शामिल करने के लिए, कुलदीप सोह जी और मेरे साथ में जितने वक्ता हैं और मेरे से पूर्व के वक्ता हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा आयोजन किया। और मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं जाते जाते कि ये साल में सिर्फ ये यूनिवर्सिटी की जो पीठ है ये संगोष्ठी कर रही है और बिश्नोई विचारधारा को पूरे वर्ल्ड में फैला रही है, ये कम है।
आप लोग क्यों नहीं करते? और भी अधिक संस्थाएं हैं विष्णुइयों की, विष्णु जी रक्षा सभा है, विष्णु महासभा है, और भी संस्थाएं होगी जो इनकी बार बार साल में 3-4 सेमिनार करवाएं, वेबिनार करवाएं, और अलग अलग भाषाओं में कराइए। आप बांग्ला में कराइए, असमिया में कराइए, आप कन्नड़ में कराइए, आप अंग्रेजी में कराइए। क्योंकि मैं बताता हूं कि जब 1913 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि वन शहीद दिवस मनाना है, जैसे पुलिस दिवस मनाते हैं, ये दिवस मनाते हैं, कस्टम दिवस, तो वन में इतने शहीद हुए हैं और हो रहे हैं वनों के लिए, उनका कोई शहीद दिवस नहीं है। तो एक भारत सरकार ने ये सर्कुलर निकाला था कि प्रपोजल भेजिए हर जगह से, पूरे भारत से। कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम एज ए कंजर्वेटर आफरी में था और मेरे निदेशक के पास चिट्ठी आई, तो उन्होंने बोला कि यार मानाराम जी थे तो लोकल लोग हो और एड़ी चीजों में ध्यान रखो, तो बढ़िया है, कोई लिख के दो। मैंने कहा साहब ये विष्णुइयों वाला है, ये मैं किताबें कबाड़ता हूँ और मैं प्रपोजल तैयार करता हूँ। मैंने तैयार किया। अब मुझे पता नहीं कि मेरा ही प्रपोजल अप्रूव हुआ, परंतु मैंने प्रपोजल भेजा थ्रू प्रॉपर चैनल सरकार को, और 2013 में सरकार ने सब पूरे भारत में जितने शहीद हुए, परंतु जो हमारे इमरता देवी माता जी जिसको कहता हूं मैं, और जितने शहीद हुए, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिला इस धरती पर। तो 11 सितंबर को वन शहीद दिवस भारत सरकार ने एक मनाने का निर्णय लिया, और हम वन विभाग वाले 11 सितंबर को हर साल वन शहीद दिवस मनाते हैं। हर जेवेल जिले में शहीद देवी बनी हुई है, वेदी बनी हुई है, और वहां लोगों को, नीचे लेवल के स्टाफ को, पब्लिक को पता नहीं है कि 11 सितंबर को वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। जब मैं बंगाल गया तो मुझे बोला कि क्यों मना रहे हैं ये, तो मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा आकाशवाणी के थ्रू, अखबार के थ्रू, और एक हमारे वहां अरण्य की किताब छपती है बंगाल में, उसमें 3-4 पेज का अंग्रेजी में लेख लिखा विष्णुइयों के बारे में, और बताया कि इस कारण मनाया जाता। तो उसके बाद में जब भी विष्णुई ये वन शहीद दिवस मनाया जाता तो हर जिले में इमरता देवी की गाथा बोली जाती है और लोगों को समझाया जाता है। तो इसका इतना प्रचार प्रसार होता है। तो वन शहीद दिवस में भी सेमिनार, वेबिनार करके इस इंसिडेंस को इतना महत्व दिया जाए कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो इतनी बड़ी शहादत है उसका है जो पता चले। तो मैं एक बार पुनः आयोजकों को और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बालोच साहब, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि इस तरह के आयोजन है वो समय समय पर होने चाहिए और देश की विभिन्न भाषाओं के अंदर होने चाहिए। बहुत बहुत पुनः आपका शुक्रिया।